हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं वो टॉपिक है क्लास 12 का, और ये टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो इकोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही हम लोग बात करेंगे कुछ एबायोटिक फैक्टर्स का। स्पेशली मैं आपको टेम्परेचर और इससे वाटर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है आज का लेक्चर, और आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखिए, पूरा देखिए और एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ों को डील आउट किया है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कुछ टर्म्स का। देखिए, इकोलॉजी को या इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ टर्म्स की आवश्यकता होती है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे टर्म्स क्या है, जैसे क्लाइमेट है ना, जैसे क्या टर्म है, क्लाइमेट। अब देखो, ये क्लाइमेट एक्चुअली में ये टर्म इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये टर्म किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। क्लाइमेट मतलब इन्वायरमेंट। एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये एवरेज वेदर कंडीशन है जो एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ अर्थ में होता है। हम क्या कह सकते हैं? एवरेज वेदर कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन which occur at particular region of अर्थ, है ना। अर्थ के किसी खास हिस्से पे जो एवरेज वेदर कंडीशन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट, और उसका इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आप देखोगे, दैट इज कॉल्ड माइक्रो क्लाइमेट। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? माइक्रो क्लाइमेट। अब देखो, माइक्रो क्लाइमेट क्या चीज है? तो माइक्रो क्लाइमेट एक्चुअली में क्लाइमेट का एक पार्ट है जिसमें एक ही रीजन में आपके डिफरेंट टाइप के हैबिटेट वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डेवलप होते हैं या कम्युनिटीज डेवलप होते हैं। मैंने क्या बताया? ये क्या है? पार्ट ऑफ क्लाइमेट है। ये क्लाइमेट का एक पार्ट है विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। इसमें आपको क्या मिलेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट मिलेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे आप देखिएगा कैनोपी। अगर हम लोग एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे कैनोपी जो होता है ना, वो काफी हाइट पे चला जाता है, मतलब वो काफी, उसमें बहुत अच्छा हाइट होता है उसका, ओके। और उसके लीव्स भी काफी बड़े बड़े होते हैं, हाइट भी ज्यादा है और लीव्स भी बड़े बड़े हैं। हाइट क्यों है? हाइट है एक्चुअली में क्या कि कैनोपी जो होता है ना, वहां पे प्लांट के बीच में एक टाइप का कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन फॉर विच पॉइंट ऑफ व्यू? कंपटीशन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशंस। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके बीच में कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ जाती है। Then what happens to that plant or that types of organism which are located just below the region of canopy? कैनोपी के जो नीचे वाले जो रीजन में रहते हैं ना प्लांट, उनके पास लाइट प्रॉपर वे में पहुंच ही नहीं पाता है। तो जो कैनोपी है उसका जो इफेक्ट है सनलाइट का, उसके ऊपर जो सनलाइट का इफेक्ट है, इसकी वजह से उसमें कुछ अलग टाइप का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। जबकि जो बॉटम रीजन में है, जहां सनलाइट बहुत ही डीम पड़ रहा है, वहां पे क्या होता है? कुछ अलग टाइप का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो दैट्स आर कंसीडर्ड एज व्हाट? माइक्रो हैबिटेट, सॉरी, दैट्स आर कंसीडर्ड एज माइक्रो क्लाइमेट। उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो क्लाइमेट, है ना। मतलब माइक्रो क्लाइमेट क्लाइमेट का वो पार्ट होता है जहां पे कुछ डिफरेंसेस मिले ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के हिसाब से, उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ओके। तो वही चीज है। तो कैनोपी हो गया, और क्या हम कह सकते हैं कि कैनोपी का जो डीप पार्ट होता है, बिलो द
बिलो द रीजन ऑफ कैनोपी, है ना। कैनोपी के जो नीचे वाले जो रीजन होते हैं ना, वहाँ पे जो हैबिटेट होता है, वहाँ पर का जो एक स्पेसिफिक जो कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, तो उनमें वो प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती है, उनमें कुछ अलग टाइप का बिहेवियर शो आउट होता है, उनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो ये हो गया आपको क्या, माइक्रो क्लाइमेट। अब चूंकि मैं बार बार बात कर रहा था हैबिटेट के बारे में, तो थोड़ा ये भी समझ लें कि हैबिटेट क्या होता है। अब देखो हैबिटेट कहने का मतलब क्या हो गया। हैबिटेट जनरली में क्या बोलते हैं हम लोग, आवास, और हम लोग इकोलॉजी में आवास का ही तो स्टडी करते हैं। तो हैबिटेट कहने का मतलब क्या हो गया है कि ये स्पेसिफिक प्लेस है, किसी भी कह सकते हैं एरिया का, किसी भी कंडीशन का, किसी भी जगह का वो स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे कोई कम्युनिटी जो होता है ना वो सरवाइव करता है। हैबिटेट क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, वी कैन से इट a specific place where particular types of community perform their लाइफ प्रोसेस, है ना। अपने लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड वेरियस फंक्शंस को जो परफॉर्म करते हैं ना, उस पर्टिकुलर स्पेस को, उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हैबिटेट के बाद हम लोग क्या बात करते हैं, इसी में हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो हैबिटेट का। क्या बात करें, माइक्रो हैबिटेट। देखो एक्चुअली में ये हैबिटेट का एक पार्ट होता है। माइक्रो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट का एक पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर, आपके मतलब एक फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो फॉरेस्ट में क्या होता है कि फॉरेस्ट में आप देखिएगा तो माइक्रो हैबिटेट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट का फ्लोर होता है, इवन ट्रीज का ट्रंक होता है, ट्रीज का लीव्स होता है, तो सब पे कुछ अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ अलग कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशंस डेवलप करते हैं। तो ये क्या हो गया, माइक्रो हैबिटेट, मतलब हैबिटेट के अंदर का वो पार्ट जहां पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के पॉपुलेशन अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने सराउंडिंग से, लिविंग से और नॉन लिविंग से, है ना। तो हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ हैबिटेट वेयर different population able to interact with biotic and abiotic factor, है ना। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्शन होता है, मतलब हैबिटेट का वो हिस्सा जहां पे कि इस टाइप का होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो सकता है ये, तो फॉरेस्ट का फ्लोर हो सकता है ना, फॉरेस्ट का फ्लोर हो सकता है। आपका ट्री का पार्ट्स मैंने बताया, जैसे कि क्या हो सकता है, ट्रंक हो सकता है, लीव्स हो सकता है, पार्ट्स ऑफ ट्री हो सकता है, जैसे मैंने क्या बताया, ट्रंक, इवन लीव्स, ओके, इवन रूट भी हो सकता है। रूट के जोन में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म भी रह सकते हैं। ओके, तो वो माइक्रो हैबिटेट है। अब अगर हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म का, मैं यहाँ बता रहा हूँ, दैट इज नाइके। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एकदम वीवीआई टर्म है आपके इकोसिस्टम के लिए, दैट इज नाइके। देखिए नाइके जो टर्म है ना, एक्चुअली में एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, whose name was ग्रीनल। उनका नाम क्या था, ग्रीनल। इन्होंने ही ये टर्म दिया था नाइके। देखो नाइके भी क्या होता है, एक हैबिटेट का ये भी एक कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है, जहां पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना किसी पर्टिकुलर स्पेसीज के या पर्टिकुलर ये पॉपुलेशन के, वो इंडिविजुअल वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मैं लिख देता हूं, पार्ट्स ऑफ हैबिटेट वेयर individuals of a particular species perform various activities
है ना, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो हैबिटेट में पॉपुलेशन होता है, जबकि जो नाइकी है ना, नाइकी का मतलब क्या होता है, खास टाइप के स्पेसीज के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज करने का मतलब क्या है, जैसे फूड का परफॉर्मेंस हो गया, अपना एक्टिविटीज के बारे में आपको ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम हो गया, ये सब करता है। ओके, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ इसका, जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मॉस्किटो का, मैं बात कर रहा हूँ मॉस्किटो का। अब देखिए मॉस्किटो का जो लार्वल स्टेज होता है और उसका जो एडल्ट स्टेज होता है, देखो लार्वल स्टेज का नाइकी अलग है और एडल्ट स्टेज का नाइकी अलग है। आप कैसे कर सकते हो इसको, देखो लार्वल स्टेज का नाइकी इसलिए अलग है क्योंकि वो एक्वेटिक हैबिटेट है उसका, और अगर हम उसका फीडिंग हैबिट को देखें तो हर्बीवोरस होता है। ये क्या होता है, एक्वेटिक भी होता है और हर्बीवोरस भी होता है। देखिए नाइकी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जबकि एडल्ट को अगर हम लोग देखें तो एडल्ट हर्बीवोरस तो होता ही है, कुछ कुछ हर्बीवोरस होता है। अगर फीमेल्स की बात करें तो वो सैंग्विवोरस होते हैं क्योंकि ब्लड सक करते हैं, लेकिन इनका हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक मीडियम में नहीं है। ये क्या होता है, ये आर्बोरियल होता है। क्या होता है, आर्बोरियल होता है। एक और एग्जांपल मुझे याद आता है इससे रिलेटेड, दैट इज फ्रॉग। अगर मैं बात करता हूं फ्रॉग का, तो देखिए फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज है उसका नाइकी क्या है, तो वो एक्वेटिक होता है और हर्बीवोरस भी होता है। अगर मैं इसके फ्रॉग के लार्वे के लार्वा के बारे में बात करूं हम लोग, तो लार्वा के बारे में हम क्या बात करेंगे कि ये क्या होता है, एक्वेटिक होता है और साथ में क्या होता है, हर्बीवोरस भी होता है, हर्बीवोरस भी होता है। ओके, जबकि इसी फ्रॉग का जो एडल्ट स्टेज है दैट इज नॉट 100% एक्वेटिक, मेसोफाइटिक कर सकते हो आप, और हर्बीवोरस नहीं होता, वो कार्निवोरस होता है, इंसेक्टिवोरस है, दैट इज कार्निवोरस। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाउ व्हाट इज नाइकी एक्चुअली, डिफरेंट हैबिटेट। ओके, अब अगला टर्म जो हम लोग बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, दैट इज एटमॉस्फेयर। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है इस सेक्शन का। अब देखिए एटमॉस्फेयर को अगर हम लोग समझें तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। अर्थ सरफेस के ऊपर जो ब्लैंकेट है एयर का, हम लोग बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर का एक्सटेंडिंग कितना दूर तक है, तो जनरली कहा जाता है कि लगभग अर्थ से फ्रॉम, मैं लिख देता हूं, अप टू 1600 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से लगभग 1600 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है, किसका, आपके एटमॉस्फेयर का। अगर हम एटमॉस्फेयर को कैटेगराइज करें तो हम अलग अलग कैटेगराइजेशन दे सकते हैं इसको। जैसे हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, मैं एक थोड़ा सा आपको, हालांकि ये ज्योग्राफिकल टॉपिक है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन इकोलॉजी में भी इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं ये आपको बता ही दूं। तो देखिए एटमॉस्फेयर में जो सबसे पहला लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। याद भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपको क्या मिलने जा रहा है, बिल्कुल सही, दैट इज मेसोस्फेयर। ये क्या है हमारा, मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर के बाद आपको कौन सा स्फेयर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर के बाद आपको क्या मिलेगा, दैट इज आयनोस्फेयर। और फाइनली आपको मिलेगा एक्सोस्फेयर। फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक्सोस्फेयर। सो दीज आर द वेरियस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच अकर जस्ट एट द रीजन ऑफ अर्थ।
अर्थ के रीजन में आपको ये सब वेरियस टाइप के एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो होते हैं वो मिलते हैं। अगर हम लोग कुछ स्पेशल बात करें तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नजदीक का है, जनरली क्लाउड वगैरह का फॉर्मेशन इसी में होता है। कॉमनली कहा जाता है कि 8 से 16 किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है, और मौसम जो चेंज करता है ना, दिस ऑल आर क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, रेनिंग हो गया, दिस ऑल बिलोंग टू दैट लेयर, ट्रोपोस्फेयर के रीजन में होता है। अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन का, तो स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में आपको क्या मिलेगा भाई, तो ये लगभग आपको मिलेगा 16 से 50 किलोमीटर के रेंज में। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसी लेयर में पाया जाता है कौन, ओजोन। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अर्थ के लिए ओजोन एक अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। ओजोन का जो लेयर होता है, ओजोनोस्फेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका अपना इम्पैक्ट है। ये क्या करता है, हार्मफुल रेडिएशन जो यूवी रेडिएशन होता है उसको अर्थ के ऊपर आने से उसको रोकता है ना। ये आप जानते हैं। ऐसे हम लोग जब ओजोन के बारे में बात करेंगे, ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंटल इशू में हम लोग को पढ़ना है डिटेल, उस समय बात हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ मेसोस्फेयर का। तो मेसोस्फेयर का जो रेंज है वो इससे अब होगा, दैट इज अबाउट 50 to 100 किलोमीटर के रेंज में मेसोस्फेयर, ठीक ना। इंपॉर्टेंट आपका क्या है, दैट इज थर्मोस्फेयर। देखो थर्मोस्फेयर को देखोगे तो लगभग ये है 100 to 500 किलोमीटर के रेंज में आपको मिलेगा थर्मोस्फेयर। और इसका टेम्परेचर जो होता है ना, वेरिएबल होता है, काफी वेरी करता है। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -92 to 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। -92 से लगभग कितना, 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर एक्सीड कर सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आयनोस्फेयर का। देखो आयनोस्फेयर जो होता है एक्चुअली में आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस। तो ये स्फेयर आपको कॉस्मिक रे को आने से रोकता है, जो सन से कॉस्मिक रे आ रहा है उसको रोकता है। पहला तो ये काम है। दूसरा, आपने रेडियो वेव का नाम सुना होगा, जो हमारे जनरल सेंस में यूज भी किया जाता है। उस रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन भी आयनोस्फेयर से ही होता है। तो हम कह देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम क्या, कॉस्मिक रे। एक इंपॉर्टेंट बात, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या हो गया कि ये आपको रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ रेडियो वेव, है ना। रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन यही होता है। और उसके बाद का जितना भी पार्ट है ना, वो दैट्स ऑल आर बिलोंग टू एक्सोस्फेयर। मतलब आयनोस्फेयर के बाद जितना भी एरिया है ना, वो सब को हम लोग कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मैं वेरियस टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म था उससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। अब इसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा टेम्परेचर, और फिर हम लोग बात कर लेंगे। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं एबायोटिक फैक्टर के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात मेरे सामने ये आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टेम्परेचर का क्या रोल होता है। देखो टेम्परेचर एक्चुअली में मेजर रोल अगर हम लोग देखें तो वो हमारे बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के एंजाइमेटिक सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज एंजाइम्स आर फंक्शनल एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जरूरी है हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। ओके, तो किसके लिए है, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। और दूसरा क्या हो गया, फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, है ना। अलग अलग टाइप के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। ओके,
अगला इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग देखें तो ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टाइप का एडेप्टेशन क्रिएट करता है टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। किसी खास हैबिटेट में उनको रहने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। ओके, इसके लिए हम लोग एक टर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मल टॉलरेंस। थर्मल टॉलरेंस, थर्मल टॉलरेंस क्या है भाई? ये स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी खास टेम्परेचर में अपने आप को सरवाइव करता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर एन ऑर्गेनिज्म और individuals of particular species to perform various functions, है ना, अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और उनका स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है ना। ऑर्गेनिज्म जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड according to thermal tolerance, ठीक ना। थर्मल टॉलरेंस के हिसाब से ही उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अलग अलग थर्मल रीजन में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आता है। क्या टर्म आता है? तो दो टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं यूरीथर्मल। क्या टर्म है? यूरीथर्मल। और एक टर्म है स्टेनोथर्मल। देखो ये दो टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक टर्म हो गया यूरीथर्मल और दूसरा टर्म हो गया स्टेनोथर्मल। देखो यूरीथर्मल का मतलब क्या हो गया? जो लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करे, है ना। क्या हो गया? विच कैन सर्वाइव लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करता है ना, दैट इज कॉल्ड यूरीथर्मल। आपको याद होगा जो एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ, उस ग्राफ में अगर आप टेम्परेचर रेंज के हिसाब से देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा उसका कि ग्रासलैंड और डेजर्ट जो है उसमें क्या होता है, लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर रहा है ना। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम का तो हम क्या पाते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में लगभग 4 से लेकर के कितना 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के रेंज में ये सर्वाइव करता है। तो लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ ना। अगर हम लोग बात करते हैं इवन डेजर्ट का, तो डेजर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही स्थिति है। लगभग वो भी क्या है 5 to 20 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ये सर्वाइव करता है। तो ये क्या है? लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट को, किसको देखते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट को, तो आप क्या पाओगे कि वो एक स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करता है। या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी बहुत ही स्मॉल रेंज में, टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत ही स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करता है। तो स्टेनोथर्मल क्या हो जाएगा कि वो एक यूनिफॉर्म, मतलब कि बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो वेरिएबल रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो सर्वाइव एट अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जनरली हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। यूनिफॉर्म रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब वो वेरियस रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट,
आप देखिएगा उस ग्राफ में जो दिया हुआ है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का रेंज आप देखिए तो आपको पता चलेगा इट इज अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए ये बहुत ही मिडिल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। जनरली देखिएगा कि इसका इस टाइप से ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये क्या है, बहुत ही लो रेंज ऑफ टेम्परेचर है। ओनली 5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वही उसी में ये सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो ये हमारा हो गया यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, इसी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म हम लोग बात कर लेते हैं। दैट इज जैसे एक और हमको याद आ रहा है, जैसे मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री जो होता है, आप देखिएगा कि जनरली ऐसे लोकेशन में जो मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा या बहुत कम टेम्परेचर है वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं करता है। जैसे अमेरिका में मैंगो ट्रीज डेवलप नहीं हो सकता है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ स्नो लियोपार्ड का, तो स्नो लियोपार्ड जो होता है वो क्या होता है, जनरली उसको बहुत ही ठंडा कंडीशन चाहिए। जनरली हिमालयन रेंज में पाया जाता है स्नो लियोपार्ड, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि स्नो लियोपार्ड और मैंगो ट्री जो है डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर है, मतलब एक लंबे रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये सर्वाइवल नहीं कर सकता है, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड एक और टर्म मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। वो क्या है, थर्मोरेगुलेशन। देखो नाम से पता चल रहा है, मतलब बॉडी में टेम्परेचर का रेगुलेशन। इसके लिए एक और टर्म है दैट इज होम्योस्टैसिस। क्या टर्म है, होम्योस्टैसिस। देखिए होम्योस्टैसिस या थर्मोरेगुलेशन किसको कहेंगे, जनरल वे में हम लोग कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को सरवाइव करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो चेंज करता है, या फिर उसके हिसाब से उसका बॉडी के टेम्परेचर में एडजस्टमेंट होता है ना। दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। मतलब रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग से हिसाब से बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन होना। जैसे स्वेटिंग होना, जैसे देखिए मुझे स्वेटिंग हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से हमारा बॉडी एडजस्ट कर रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ होम्योस्टैसिस। अगर बहुत ठंडा है तो हम क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ होम्योस्टैसिस। हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में हमारे बॉडी को एडेप्ट करने की कोशिश करता है। दैट इज होम्योस्टैसिस, इसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अब इसी से रिलेटेड, होम्योस्टैसिस से रिलेटेड आपको दो और भी टर्म आता है। एक को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्मल, और एक को बोलते हैं होम्योथर्मल, दैट इज वार्म ब्लडेड। तो हम लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड बहुत ही कॉमन टर्म है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड ही टर्म है हमारा। तो पोइकिलोथर्मल टर्म हमारा क्या है, पोइकिलोथर्मल, जिसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। और एक हो गया आपको क्या, होम्योथर्मल, दैट इज वार्म ब्लडेड। देखिए आपको पता होगा कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। देखो कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब क्या होता है, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। इन्वायरमेंट में अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उसका बॉडी भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर मान लो इन्वायरमेंट में बहुत गर्मी है तो उसका बॉडी भी क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाएगा। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी का एडजस्टमेंट करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। टेम्परेचर ऑफ बॉडी regulated according to environment, है ना। इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। कौन कौन आते हैं इसमें,
जैसे रेप्टाइल्स आता है कोल्ड ब्लडेड होता है, एम्फिबियंस आता है कोल्ड ब्लडेड होता है। तो वो करता क्या है, जैसे वो क्या करता है, तो हाइबरनेशन करता है। आपको याद होगा हाइबरनेशन क्यों करता है ना। जैसे पोलर बियर हाइबरनेशन करता है, क्यों करता है, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, और एडजस्टमेंट के लिए वो अपने बॉडी को हाइड कर लेता है एक पर्टिकुलर प्लेस में, आइदर इनसाइड द पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ अर्थ सरफेस, सॉइल सरफेस, और इवन पर्टिकुलर एरिया, है ना। तो हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ देयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से। ओके, जबकि वार्म ब्लडेड क्या होता है, इसका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, मतलब ये इसमें एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा फिक्स ही होगा, है ना। तो दे हैव फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है। तो जनरली ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। इनमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है। देखिए उसमें हाइबरनेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन करने का मतलब क्या, कि अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है तो वो क्या होंगे, वैसे एरिया में चले जाएंगे जहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल हो, ऑलमोस्ट उसके बॉडी के को एडजस्ट करने बहुत आसानी से वो अपने आप को एडजस्ट करता है, ऐसी कंडीशन में चला जाता है। ओके, तो ये है आपका क्या, होमियोथर्मल, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर वैरी नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। जैसे मैमेलियंस, हालांकि पोलर बियर भी मैमल है, बट दे हैव सम स्पेसिफिक एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग के हिसाब से उसने अडेप्ट कर लिया है। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम लोग अर्थ पे देखें तो अर्थ का जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये जो मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटर से जब आप दूर जाओगे ना तो टेम्परेचर घटेगा। एज यू मूविंग फार, एज यू मूविंग फ्रॉम टुवर्ड्स द पोल, आप पोल के रीजन में जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। इधर भी आपका टेम्परेचर घटेगा और इधर भी जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान देना है आपको। ओके, ठीक ना। तो उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, है ना। आप देखिएगा मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो इसी दोनों के बीच में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के बीच में होता है ना। ये इक्वेटोरियल और ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के बीच में ही लगभग सबसे मैक्सिमम रेंज ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आप देखिएगा ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी ऑलमोस्ट घटती चली जाएगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ उतना आसान नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया टेम्परेचर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बाद वाटर के बारे में, कि वाटर का क्या होता है। ओके, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं वाटर के बारे में। अब देखिए वाटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि अबाउट 71% जो अर्थ का हिस्सा है, अर्थ का जो लैंड का एरिया है, वहाँ पे हाइड्रोस्फीयर का अमाउंट लगभग 71% है। ठीक, अब इस 71% वाटर में आप देखिएगा तो मैक्सिमम किसका है, सी वाटर। मैक्सिमम में कौन है, सी वाटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेलाइन वाटर है मैक्सिमम। सेलाइन वाटर की सैलिनिटी कितनी होती है, तो अबाउट 3.5%। इसकी क्या है, सैलिनिटी है, मतलब अबाउट 3.5% जो होता है सॉल्ट इस वाटर में घुला हुआ है। ठीक, जबकि फ्रेश वाटर के अमाउंट को अगर हम लोग देखें तो ये लगभग लेस देन 0.5% है। फ्रेश वाटर कितना है, लेस देन 0.5%, वो भी मैक्सिमम अमाउंट में ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ठीक, जो वाटर हमारे पीने लायक है वो लेस देन 0.1% है। ओके, अब आप ये समझो ये वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वाटर की वजह से ही अर्थ पे क्या है, लाइफ है। ठीक, तो वाटर का यूज अगर हम लोग देखें इकोसिस्टम में, जनरल लाइफ में, हमारे लाइफ में तो वाटर का यूज है ही है, बट इकोसिस्टम लेवल पे अगर वाटर का यूज देखें तो एज ए हैबिटेट के रूप में हम लोग वाटर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग नहीं, बहुत सारे प्लांट या एनिमल्स यूज करते हैं। जैसे एज ए हम लोग इसके वेरियस पहलू पर बात कर लेंगे। जैसे हैबिटेट के रूप में अगर हम लोग देखें तो आप देखिएगा वाटर के अलग अलग जोन में वेरियस हैबिटेट होते हैं। जैसे बॉटम जोन हो गया और उसका सरफेस जोन हो गया, तो बॉटम और सरफेस के हिसाब से हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं, हम लोग उसको बांटते हैं। जैसे एक पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंथिक जोन,
क्या होता है ये? बेंथिक जोन। और दूसरा जो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एज पेलाजिक जोन। क्या होता है? पेलाजिक जोन। बेंथिक एंड पेलाजिक, ये दो टर्म आपको याद रखना है। बेंथिक का मतलब हो गया बॉटम। बेंथिक का मतलब क्या हो गया? बॉटम। जनरली इस रीजन में जो प्लांट या एनिमल्स रहते हैं उसको बेंथॉस कहा जाता है। उसके लिए टर्म क्या है? बेंथॉस। देखिए ये टर्म यूज किया जाता है। ओके। और पेलाजिक को हम लोग फिर कैटेगराइज कर सकते हैं। पेलाजिक को हम लोग अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या कैटेगराइजेशन हो सकता है सो देखिए। जैसे इसमें आपको आ जाएगा प्लैंक्टोनिक। क्या आ जाएगा? प्लैंक्टोनिक आ जाएगा इसमें आपको। प्लैंक्टोनिक का मतलब क्या हो गया? जो सरफेस के ऊपर है, एबव सरफेस। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, आपने नाम सुना हो, ठीक ना? तो प्लैंक्टोनिक हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूस्टॉन। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? न्यूस्टॉन बोलते हैं। न्यूस्टॉन कहने का मतलब क्या हो गया? वो सरफेस के नजदीक होगा। ये कह सकते हैं क्या? नियर सरफेस। सरफेस के नजदीक है, ये सरफेस के एबव है, ये सरफेस के नजदीक है। न्यूट्रॉन, ये न्यूस्टॉन। और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्टॉन्स। क्या हो जाएगा? नेक्टॉन्स। ओके, नेक्टॉन्स। तो नेक्टॉन्स जो होगा वो क्या होगा? तो सरफेस के विदिन होगा। ये क्या कहेंगे? विदिन सरफेस। सरफेस के जस्ट नीचे होगा नेक्टॉन्स, है ना? तो आप समझिए कि हैबिटेट के हिसाब से हम एक्वेटिक मीडियम को दो अलग अलग जोन में बांट सकते थे। एक बेंथिक बॉटम, बेंथिक से ऊपर, दैट इज पेलाजिक। पेलाजिक को हमने तीन कैटेगरीज में बांटा है, दैट इज प्लैंक्टोनिक, न्यूस्टॉनिक एंड नेक्टोनिक्स। प्लैंक्टोनिक हो गया सरफेस के ऊपर, अबव द सरफेस। न्यूस्टॉनिक क्या हो गया? नियर द सरफेस। नेक्टोनिक क्या हो गया? विद इन द सरफेस। ओके। अब जरा बात करते हैं कि वाटर का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हैबिटेट तो है इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के रूप में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। वाटर साइकिल के रूप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर का सोर्सेज है ना, उनके बीच में एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये ज्योग्राफिकल साइकिल है जिससे क्या होता है? वाटर अपने फॉर्म को चेंज करके बार बार रेगुलेट होता रहता है, बार बार वो पैटर्न में, डिफरेंट पैटर्न में वो फिर से वापस अर्थ के ऊपर अपने आप आता रहता है, उसका रिप्लेसमेंट होता रहता है हमेशा, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वाटर साइकिल की वजह से ही हमारे अर्थ के ऊपर सर्वाइवल ऑफ लाइफ का एक प्रेजेंस है। अगर वाटर साइकिल प्रॉपर वे में नहीं होगा तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है हमारे पर्सनल लेवल में भी और पूरे कम्युनिटी इवन इकोसिस्टम लेवल पे भी। ओके, तो वाटर साइकिल काफी इंपॉर्टेंट टर्म बनता है इस कंडीशन में। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज व्हाट वाटर साइकिल से ही रिलेटेड है, दैट इज रेनफॉल। देखो रेनफॉल के हिसाब से डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन को बांटा गया है। जैसे क्या भाई, तो जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो आप पाओगे जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया। ओके, दूसरे को हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हैग्रोफाइट्स भी बोलते हैं, उसको हम लोग हैग्रोफाइट्स बोल सकते हैं, हम लोग उसको मेसोफाइट बोल सकते हैं हम लोग। ये सब टर्म है वाटर से रिलेटेड। आप ज़ेरोफाइट बोल सकते हो। देखो ये सारे टर्म्स आप समझो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होता है ना वो बहुत मैक्सिमम होता है, अबाउट 250 to 400 सेंटीमीटर, मतलब हाईली वेटेड कंडीशन है। ठीक, अगर हम लोग बात कर रहे हैं हैग्रोफाइट्स का तो हैग्रोफाइट जो होता है वो क्या होगा? वेट एरिया वाले जोन को कहेंगे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हमेशा बनी हुई रहती है, दैट इज कॉल्ड हैग्रोफाइट्स। अगर हम लोग मेसोफाइट को बोलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर मेसोफाइटिक जोन में। और जेरोफाइटिक जोन जो होगा हमारा क्या होगा? ड्राई रीजन होगा।
बेसिकली ड्राई रीजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक रीजन। वहाँ पे वाटर की कमी होती है। जनरली क्या होता है, ज़ेरोफाइटिक प्लांट वगैरह डेवलप करते हैं, उसमें स्पाइंस पाया जाता है, थॉर्न्स पाया जाता है। जबकि ये सब जोन वाले जो प्लांट होंगे उसमें स्पाइंस और थॉर्न्स आपको कॉमनली नहीं मिलने जा रहे हैं। ओके, अब देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और टर्म्स बात कर लेते हैं। वाटर से ही रिलेटेड है, दैट इज उसके सैलिनिटी से रिलेटेड है, दैट इज यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन। ओके, टर्म क्या है, यूरी हेलाइन और एक टर्म है स्टेनो हेलाइन। देखिए हेलाइन टर्म मतलब क्या हो गया, सॉल्ट, और यूरी आपको अभी मैंने बताया था, यूरी थर्मल और स्टेनो थर्मल। यूरी का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो एक खास रेंज में रहे, मतलब कि उसका रेंज जो होता है वो थोड़ा लार्ज रेंज होता है। जबकि स्टेनो का रेंज क्या होता है, थोड़ा कम होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में होता है ना। तो हम कह सकते हैं सर्वाइव एट लार्ज रेंज ऑफ सैलिनिटी। लार्ज रेंज ऑफ सैलिनिटी के अंदर ये सर्वाइव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरी हेलाइन, है ना। अब लार्ज रेंज ऑफ सैलिनिटी का मतलब क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बात कर रहा हूं इसको। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं एक फिश है, दैट इज कॉल्ड मॉली, सैल्मोन ले लेते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मॉली हो गया, सैल्मोन हो गया, ग्रीन क्रैब हो गया। ओके, मैं ये 3 एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेलाइन वाटर में भी रहते हैं, मतलब ओशियन के वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एक्चुअली में माइग्रेशन होता है इनका, मॉली हो गया, सैल्मन हो गया, ग्रीन क्रैब हो गया, इनका माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन क्या होता है, फ्रॉम ओशियन रीजन टू फ्रेश रीजन एंड फ्रॉम फ्रेश रीजन टू ओशियन रीजन। सो हाउ दे कैन सर्वाइव, हाउ दे कैन मैनेज देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू बोथ डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट रीजन ऑफ सेलाइन मटेरियल, है ना। तो डिफरेंट रीजन ऑफ सेलाइन कंडीशन में उनका बॉडी जो होता है अडेप्ट कर चुका है, वो कुछ फिजियोलॉजिकल सिस्टम से मैनेज करते हैं। बहुत सारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, उसके थ्रू मैनेज करते हैं। मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें मैं इसके बारे में बात करूंगा कि हाउ दे सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, तो ये हो गया कौन सा, यूरी हेलाइन। अब बात करते हैं स्टेनो हेलाइन, जो या तो फ्रेश वाटर वाला होगा या फिर सेलाइन वाटर वाला होगा। मतलब दे कैन सर्वाइव एट पार्टिकुलर सैलिनिटी, है ना। एक खास सैलिनिटी के अंदर ही सर्वाइव करेगा। लार्ज रेंज ऑफ सैलिनिटी में वो सर्वाइव नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव करेगा। तो भाई स्टेनो हेलाइन जैसे या तो फ्रेश वाटर फिशेज, मेराइन वाटर फिशेज, स्टेनो हेलाइन कह सकते हो आप इसको। तो ये हो गया हमारा क्या, इससे रिलेटेड आपको टर्म्स जो मैंने आपको वाटर से रिलेटेड टर्म बताया। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर और वाटर से रिलेटेड टर्म पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉइल और लाइट से रिलेटेड टर्म, वो मैं आपके सामने डील करूंगा। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को समझने के बाद आप अगले टॉपिक को, या अगर इससे रिलेटेड पिछला कोई टॉपिक है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, उसको देखने का कोशिश कीजिए आप। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली मैं क्लास 12 के बायो से रिलेटेड टॉपिक में आपको कंटिन्यूअसली डाल रहा हूँ। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।